नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे खान पान की बदलती तस्वीर। यह पाठ कक्षा 7 के लिए है, जो कि कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से लिया गया है और यह पाठ संख्या 14 है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। तो लेखक यहाँ पर यह बताना चाह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे जो खाने पीने की संस्कृति है वह एक बदलाव से गुजरी है। उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब जो ये हमारे खाने की चीज़ें जैसे इडली, डोसा, सांभर, ये पहले दक्षिण भारत में ही मिलती थी, लेकिन अब ये हर प्रांत में, हर देश में मिल जाती है। उत्तर भारत के हर शहर में जहाँ भी आप चाहें आपको ये सब मिल जाता है। और जो उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति थी वह पूरे देश में फैल चुकी है। इसी तरह ढाबे आपको दक्षिण भारत में भी मिल जाएंगे। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगी। फास्ट फूड का अर्थ है जो फूड हम बहुत जल्दी से खा पाते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह, उनको फास्ट फूड कहते हैं। फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। अर्थात चाइनीज़ फूड भी अब हर जगह मिल जाते हैं, जैसे नूडल्स वगैरह हर कस्बे में, हर एक गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह आपको ये ठेले देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि ये चाइनीज़ फूड ये सब बनाते हैं। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अर्थात पैकेट बंद जो हमारे नूडल्स हैं, मैगी आदि, और ये सब तो सभी इसका नाम जानते हैं, सभी इससे परिचित हैं और सभी ने पसंद भी करते हैं। इसी तरह से भले ही कई तरह के स्थानीय नमकीनों को लोग नहीं जानते, लेकिन चिप्स को सब जानते हैं। ये रेडीमेड बाज़ार में मिलते हैं। इनके विज्ञापन इतने अधिक होते हैं कि इन्होंने घर घर तक अपनी पहुंच बना ली है। गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। इसी तरह बंगाल के जो रसगुल्ले प्रसिद्ध थे वो अब हर शहर में मिल जाते हैं। ये नहीं कि आपको यदि बंगाली मिठाई खानी है तो आपको बंगाल जाना पड़ेगा, वो आपको अपने शहर में ही मिल जाएंगे। इसी तरह गुजराती ढोकला, गाठिया, ये सब भी आपको अपने आसपास मिल जाते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। विविधता का अर्थ है कि अब जो है लोग स्थानीय व्यंजनों के साथ साथ दूसरे देशों के व्यंजन भी अपने देश में खा सकते हैं, चाहे वह किसी भी कोने में हो, चाहे वह भारत के किसी भी कोने में वो देश हो, तो लोग दूसरे प्रदेश का व्यंजन अपने देश में आराम से खा सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, अब कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। अर्थात जो ब्रेड और ये बिस्किट्स, ये सब अंग्रेज़ों का खाना माना जाता था, ये आज हर गली मोहल्ले, हर गाँव तक, हर घर में पहुंच चुकी है। सभी लोग इसको खाते हैं और खाना पसंद करते हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। अर्थात बच्चे जो लोग हैं, नई पीढ़ी है, वो इस बदलाव को बहुत पसंद करती है। बच्चे नूडल्स, चाउमीन, ये सब खाना बहुत पसंद करते हैं। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी
अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अब विभिन्न देशों के व्यंजन विभिन्न देशों में मिलते हैं। जो वहाँ के स्थानीय व्यंजन होते हैं उनकी जो पहुँच है वो कम होती जा रही है। लोग उनको कम पसंद करने लगे हैं या वो कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही, यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आया है। अर्थात जो चीज़ें जहाँ की पहले बहुत प्रसिद्ध होती थी, अब उनमें लोगों ने ये महसूस किया है कि उनकी गुणवत्ता में फ़र्क आ गया है। अब वो चीज़ें उतनी अधिक स्वादिष्ट नहीं रही जितनी वो पहले होती थी। अर्थात स्थानीय चीज़ों ने अपने स्वाद को, अपनी गुणवत्ता को कम कर दिया है और यही कारण है कि लोग दूसरी चीज़ों की ओर अधिक आकर्षित भी हो रहे हैं। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों, खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अब गृहिणियाँ या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है। अर्थात अब जो महिलाएं हैं वो भी कामकाजी हो गई हैं। पहले महिलाएं घर में रहती थी, वे खरबूजे के बीजों को सुखाती थी, धोती थी, फिर उन्हें सुखाती थी, फिर उन्हें छीलती थी, फिर उनसे व्यंजन बनाती थी। तो ये सब बहुत समय लगता था इन सब चीज़ों में। तो आजकल की महिलाएं हैं जो कामकाजी हैं, बाहर जाकर काम करती हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर से वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अर्थात अब जो महिलाएं हैं वो ऐसी चीज़ें बनाना अधिक पसंद करती हैं जो जल्दी से बन जाएं, और जो कठिन व्यंजन है, जिनकी प्रक्रिया थोड़ी कठिन है बनाने की, उनको कभी कभार ही बनाया जाता है। अब शहरी जीवन में तो भागम भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। अर्थात शहरों का जीवन बहुत ही व्यस्त है, लोग काम करते हैं, फिर शाम को घर में आते हैं, तो ये स्थिति बहुत स्वाभाविक है कि वो ऐसे व्यंजन बनाना पसंद करते हैं जिनमें कम समय लगे, कम मेहनत लगे। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। वंचित का अर्थ होता है उनके पहुंच से दूर कर दिया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अर्थात अब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इसलिए लोग इनसे बचने लगे हैं और इन्हें कम बनाने लगे हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से या किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें खालिस रूप से उपलब्ध नहीं है। महंगाई के कारण मेवों से बने व्यंजन खाना हर आदमी के लिए संभव नहीं रहा, क्योंकि महंगे मेवे हर कोई खरीद नहीं सकता। और दूसरे, देश विदेश के व्यंजनों का चलन होने से खान पान की एक मिश्रित संस्कृति बनी है। कामकाजी महिलाओं को जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों की विधियां आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि आज हर के पास मोबाइल है, यूट्यूब्स है, वहाँ से देखकर व्यंजन की विधियां फटफट से तैयार कर लेती हैं। और नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का मौका भी मिला है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन के डिब्बे खुलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। अर्थात हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद उद्योग धंधे बढ़े, लोगों को नौकरियां बढ़ी, लोगों को तबादले हुए। तबादलों का अर्थ होता है स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जाना। तो ये एक नई विस्तार हुआ, एक
नए प्रदेश का विस्तार हुआ, जिसके कारण लोगों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने का मौका मिला, वहाँ की खान पान की संस्कृति को समझने का मौका मिला। और बड़े बड़े शहरों में जब बच्चे मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब बच्चे दोपहर का टिफ़िन खोलते हैं अपना, तो वहाँ पर विभिन्न प्रदेशों के बच्चे होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रदेशों के व्यंजन उनके डिब्बों में होते हैं और वे अलग ही सुगंध वहाँ पर बिखेरते हैं। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति ने हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी दिए हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम अपनी बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे तो किसी खानदान विशेष से जुड़ी हो, जो किसी खानदान विशेष से जुड़ी हो। तो यहाँ पर लेखक कहता है कि खान पान की दृष्टि से सभी प्रांत एक दूसरे के पास आए हैं। इससे जो हमारी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिला है, इसे और बढ़ाने के लिए हम खाद्य पदार्थों के साथ साथ एक दूसरे की भाषा, बोली, वेशभूषा को भी जानने का प्रयत्न करें, तभी हमें राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी और हमारा राष्ट्रीय एकता को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें हम एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारक नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाज़ारों में से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूरियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक यह बताता है कि आधुनिकता की दुनिया की ओर लोग बढ़ते जा रहे हैं। आधुनिकता की दुनिया की ओर बढ़ने के साथ साथ हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी बढ़ावा देना चाहिए। उनको हम भूलते जा रहे हैं। कई व्यंजन जो आम रूप में मिला करते थे, वे आज 5 सितारा होटलों में मिलने लगे हैं। जैसे उत्तर भारत में पूरियाँ, कचौरियाँ, जलेबियाँ, इसी तरह हम सब्जियों से भरे समोसे, तो ये सब आजकल के बच्चे खाने पसंद नहीं करते और ये बाज़ारों से भी ये गायब होते जा रहे हैं। तो हमें अपने पुराने स्थानीय व्यंजनों को भी उसी प्रकार उनका भी बढ़ावा देना चाहिए जिस तरह हम और व्यंजनों को देते हैं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीज़ें ऐसी अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। हमारे उत्तर भारत में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो गली मोहल्लों की दुकानों में मिल जाया करती थी, जैसे जलेबियाँ, पकौड़े, समोसे। तो अब इनके लिए ख़ास दुकानें हैं, इन्हें हमें ख़रीदना है तो हमें ख़ास दुकान में जाकर तलाश करना पड़ता है, जो कि हम अपनी आधुनिकता के चक्कर में अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते जा रहे हैं और पश्चिमी देशों की सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, उनके व्यंजनों को अपनाते जा रहे हैं, जो कि स्वाद और स्वास्थ्य इन सब के मामले में हमारे लिए अनुकूल नहीं है, जो हमारी सेहत पर बहुत ही गलत प्रभाव डालते हैं। हम स्वाद के चक्कर में उनको खरीदते हैं और अपना स्वास्थ्य खराब करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं तो और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। अर्थात जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी शादी की पार्टी में, किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, तो हम देखते हैं ढेर सारी चीज़ें वहाँ पर एक साथ होती हैं, तो उसके कारण किसी एक चीज़ का हम अच्छे से स्वाद नहीं ले पाते। हमें हर चीज़ का स्वाद चखना होता है, उसके चक्कर में सभी चीज़ों का जो स्वाद है वो गड़बड़ हो जाता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं।
हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। कभी कभी हम पार्टीज़ वगैरह में एक ही प्लेट में विभिन्न प्रकार के व्यंजन अपने आप को रख लेते हैं जो कि एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। परंतु हम ये सब जाने बिना, उनकी प्रकृति को जाने बिना हम एक साथ वो सब खाते हैं, जिससे ना तो हम उनका स्वाद ले पाते हैं और ना ही उसकी जो पौष्टिकता है वो हम उसका लाभ उठा पाते हैं। आज आधुनिकता के दौर में खान पान की मिश्रित संस्कृति बढ़ती जा रही है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम समय के अनुसार उसकी जांच करते रहें। ये था आपका पाठ खान पान की बदलती तस्वीर। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।